Many congratulations. थैंक यू सर। 2022 में पहला अटेम्प्ट दिया था सर। इंटरव्यू की प्रिपरेशन के टाइम पे अपनी काफी बात हुई थी। नहीं कर पा रहा था, किसी को ज़्यादा समय लगेगा, किसी को कम समय लगेगा, इतना भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। एंड ये सर कि इसको समय अगर देंगे तो ये भी आपको रिवॉर्ड करेगी। इस बार क्या चेंज करना है स्ट्रेटजी के अंदर? Hello and welcome to Study IQ IAS. Today we have with us a special guest, a topper of this year's examination, Aniket Ranjan from Bihar. He has secured rank 857 with anthropology optional. Many congratulations Aniket. और ये काफ़ी बड़ा अचीवमेंट जो है हमें लगता है। तो अपन कुछ बातें करेंगे इस तरीके की जिससे हमें पता लगेगा कि जो लोग देख रहे हैं इस इंटरव्यू को तो उन्हें भी एक मोटिवेशन मिले कि कैसे ये जर्नी डिसाइड होती है, क्या क्या डिफिकल्टीज इस जर्नी के अंदर आती है, और दूसरा कि क्या चीज़ आपको मोटिवेटेड रखती है। तो फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव फॉर यू इज कि व्हेन डिड यू फर्स्ट डिसाइड दैट यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन? लाइक वी वर डिस्कसिंग जस्ट बिफोर, तो तुमने कहा था कि मैं पहले सर IIT की प्रिपरेशन कर रहा था और फिर तो व्हाट एग्जैक्टली मोटिवेटेड यू टू बिकम एन IAS ऑफिसर? सर आफ्टर 12th मेरा IIT JEE एडवांस क्लियर नहीं हुआ तो वो मैं नहीं जा पाया। तो जैसे मैं बिहार से हूँ तो मुझे ये फिर समझ में आया कि इससे दूसरा कौन सा एग्ज़ाम है जो कि मैं दे सकता हूँ, क्योंकि इससे बड़ा है तो। यस सर। तो फिर मुझे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में पता चला एंड पता पहले से था, लेकिन फिर उस पर रिसर्च किया, थोड़ा जाना समझा, सिलेबस देखा। एंड तब तक में सर हमारे ही डिस्ट्रिक्ट के बगल में कटिहार से शुभम कुमार सर की ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी। तो उनसे काफ़ी इंस्पिरेशन मिला, उनके अभी एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल था। तो फिर तब से सर मैंने प्रिपरेशन फुल्ली 2021 से चालू किया एंड सर 2022 में पहला अटेम्प्ट दिया था सर। तुमने ग्रेजुएशन कहाँ से किया? सर ग्रेजुएशन मेरा मैथ्स ऑनर्स रामजस कॉलेज से हुआ था, 2021 में हुआ था सर। तो तुम्हें कनिष्क कटारिया से मोटिवेट नहीं हुआ? कनिष्क कटारिया से भी सर से मैं भी मोटिवेट हुआ था, वो उनसे पहले थे। मैथ्स ऑप्शनल था? मैथ्स ऑप्शनल था एंड मैथ्स वैसे मेरा था सर ऑप्शनल कुछ दिन। तुमने अच्छा। यस सर, बट उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो कि मैं नहीं कर पा रहा था और इसलिए और मुझे मेरे लिए टाइम थोड़ा सा कांस्टेंट हो गया था। तो फिर मैं सर एंथ्रोपोलॉजी एज अ सब्जेक्ट मैंने देखा क्योंकि सिलेबस सर मुझे बड़े यूनिक और फैसिनेटिंग लगे। तो इसलिए ये सब्जेक्ट सर मैंने चुना और उसने सर एग्जाम में भी काफ़ी हेल्प किया, लाइफ में भी काफ़ी हेल्प किया। नहीं, सब्जेक्ट अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है ये। यस। और जनरली लोग जिस नोशन से सब्जेक्ट से थोड़ा डरते हैं कि यार एंथ्रो में थोड़ी साइंस ज़्यादा है, कि एंथ्रो में बायो ज़्यादा है, तो उन लोगों के लिए क्या आपका सजेशन है? सर जैसे हम लोग पढ़ते हैं, फ्रांस बोस ने बोला है कि 4 ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी है। हाँ। तो सबके 25% हो गए। बिल्कुल। तो और एंथ्रोपोलॉजी इन UPSC जो होता है सर, वो बेसिक बायोलॉजी पढ़ना तो हमें साइंस एंड टेक में भी पढ़ता है, 10 तक भी पढ़ते हैं, बट जो एंथ्रोपोलॉजी होता है उसको थोड़ा सा वो अप्लाइड और दूसरे वेज में UPSC पूछती है और जो PYQs देखने से पता चलता है, उसके आंसर से पता चलते हैं। तो इसीलिए वो इतना भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। जिस भी पर्सन को ट्राइबल सोसाइटी और सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स से लगाव है, वो एंथ्रोपोलॉजी एज अ सब्जेक्ट को देखेंगे क्योंकि ये होलिज्म पे काम करता है। और इसलिए मुझे लगता है जो बेसिक ह्यूमन क्यूरियोसिटी है, यस सर, ये शादी कैसे शुरू हुई हो, डेफिनेटली सर, रिलेशनशिप का क्या मतलब है, जितने रिलेशन होता है, यस सर, शादी होती है, यस का क्या मतलब, डेफिनेटली सर, या ये पॉलिटिकल सिस्टम जो हम आज देख रहे हैं कि ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम है, यस सर। तो ये सब क्यूरियोसिटी मुझे लगता है एंथ्रोपोलॉजी से बेटर कोई सर्विस यस सर, डेफिनेटली सर कर सकते हैं। दूसरा जो हमेशा एक कंसर्न रहता है कि और जो सबसे जो प्रेवलेंट नॉर्म है कि सर एंथ्रोपोलॉजी बहुत छोटा है, क्या ये छोटा है सही मायने में? सर कोई भी ऑप्शनल सर छोटा बड़ा हम उस कंपैरिजन में नहीं ले सकते। डेफिनेटली सर एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसे डिमांडिंग है, उसके प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है। अगर आप उसके सारे कंटेंट टॉपिक्स आप हर पर्सन के लिए वो वेरी करेगा, किसी को ज़्यादा समय लगेगा, किसी को कम समय लगेगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप उसके कंटेंट को, उसके जो भी प्रॉपर डिमांड है उसको कितनी जल्दी करते हो। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, तो इसको यूनिवर्सल तो नहीं बना सकते। इसीलिए एंथ्रोपोलॉजी में कल्चरल रिलेटिविज्म भी है। बिल्कुल सबके अनुसार से देखने का नजरिया कि कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखो चीजों को। तो इसीलिए मैं तो नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे सर इसमें काफ़ी समय भी लगा, मैंने इसको दिया भी। एंड ये सर कि इसको समय अगर देंगे तो ये भी आपको रिवॉर्ड करेगी। बिल्कुल। दूसरा, जब एंथ्रो पढ़ते हैं तो ये रियलाइज होता है कि सारे चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल वी स्टार्ट विद द आइडिया ऑफ, लेट्स से हम शुरू करते हैं डार्विन से, वी स्टार्ट विद एवोल्यूशन, देन वी लुक फॉर द एविडेंसेस ऑफ द एवोल्यूशन, देन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ डार्विन टॉक्ड अबाउट इनहेरिटेंस, तो हम जेनेटिक्स में जाते हैं।
फिर उसी से शुरू होता है कि आपका लोअर पेलियोलिथिक आर्कियोलॉजी शुरू हो जाती है कि कैसे ह्यूमन ने पहली बार टूल्स बनाए, वहाँ से फिर इवेंचुअली कल्चर और फिर आके कल्चर की डाइवर्सिटी। तो क्या ये जो कनेक्टेडनेस है ये कई लोग मिस कर जाते हैं, और अगर ये कनेक्टेडनेस समझ जाए तो उससे अंडरस्टैंडिंग कितनी ईजी हो जाती है? सर एंथ्रोपोलॉजी में अगर जैसे कि इसमें थोड़े फैक्चुअल चीज़ें तो करनी ही करनी है हमें याद, क्योंकि आर्कियोलॉजी एक आ जाता है एस्पेक्ट, एंड कनेक्टेडनेस तो होलिज्म जैसे होलिज्म ना ही सब्जेक्ट का डिफाइनिंग फीचर ही होलिज्म है। तो इसलिए सर कभी हम एक आइसोलेशन या सिलोज में काम नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि अगर बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हो रहा है तो साथ ही साथ कल्चरल एवोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग एज अ सेंटर पे है। तो इसीलिए इसको तो साथ में साथ पढ़ना है। इससे क्या होता है कि क्रोनोलॉजी भी याद रहती है और चीज़ें अच्छे से समझ में भी आती है। तो ये बिल्कुल स्टोरी की तरह अगर मुझे सब्जेक्ट, यस सर डेफिनेटली। और ये सब्जेक्ट ना केवल अपने ऑप्शनल में भी, ये जीएस पेपर्स में भी रिफ्लेक्ट होंगे। जैसे कौन सा पेपर हम पहले जीएस पेपर 1 सोसाइटी में बहुत ही है, इसमें तो होंगे, क्योंकि इंडियन एंथ्रोपोलॉजी बिल्कुल, है, perfect। ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी है, हाँ। एंड जैसे ट्राइबल्स के हम लोग वेलफेयर स्कीम्स के बारे में पढ़ते हैं, तो सोशल जस्टिस में काम आ जाता है। GS2 में तो आएंगे ही काम। एंड थोड़ा बहुत जो है सर इसमें ये हमें कि इमोशंस भी सिखाता है एंथ्रोपोलॉजी, और हम लोग जैसे कि इसमें पढ़ते भी हैं, मैं भी भारत इसमें एस्पेक्ट्स हैं, तो वो सब भी देखते हैं, तो ट्राइबल लाइफ कल्चर पता चलता है कि उनका लाइफ कितना सिंपल है, कैसे ह्यूमन इंटरेक्शंस होता है। काफी मुझे लगता है सब्जेक्ट कि इसका जो एक बहुत ही प्रोमिनेंट एप्लीकेशन है वो एथिक्स के अंदर काफी लगता है। क्योंकि एथिक्स में जनरली यही एक डिबेट होती है ना कि आप एक पोजीशन पे हैं, वहाँ से आप डील कर रहे हैं मल्टीपल कल्चरल बैकग्राउंड के लोगों से, एंड व्हेन एंथ्रोपोलॉजी डील्स विद कल्चर, तो नोबडी अंडरस्टैंड्स द कल्चर बेटर देन एंथ्रोपोलॉजी स्टूडेंट्स, राइट? डेफिनेटली सर। इतना तो मुझे समझ में आया कि एंथ्रोपोलॉजी आपको एक इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन बनने में भी हेल्प करता है, और अच्छा इंसान भी बनाता है यस सर डेफिनेटली, कि बाकी कल्चर को आप गलत नजर से नहीं देखते। वरना जनरली होता है ना कि लोग हमेशा सिर्फ अपने कल्चर को ग्लोरीफाई करते हैं, बाकी को सस्पिशियस नजर से देखते हैं, जबकि एंथ्रोपोलॉजी ही सिर्फ एक ऐसा डिसिप्लिन है दुनिया में जो कि मुझे लगता है कि इस तरह के जो नोशंस हैं इनको चैलेंज करता है। क्योंकि जो सबसे जो बेसिक टेनेट, एक तो होलिज्म और दूसरा हो गया कल्चरल रिलेटिविज्म। इज परफेक्ट। कौन सा पार्ट सबसे डिफिकल्ट है एंथ्रोपोलॉजी में? सर अगर याद करने के पर्सपेक्टिव से देखें तो आर्कियोलॉजी थोड़ा सा सर याद करना, क्योंकि वो भूल जाता है बहुत जल्द, बार उनको रिवीजन करना काफ़ी नेसेसरी। इंडियन वाला पार्ट, यस सर, तो वो मुझे ज़्यादा लगा क्योंकि मैं भूल जाता था उसको, तो रिवीजन करना थोड़ा वो था सर। एंड बाद बाकी तो सर बहुत बाकी इंटरेस्टिंग इतना है कि मतलब आपको खुद को ही पढ़ने में मजा आता है। जीएस में भी वो हेल्पफुल तो होता ही है सर। पेपर 2 कैसा लगता है? पेपर 2 थोड़ा सा छोटा है। यस सर, क्योंकि वो पेपर 2 की जो चीज़ें हैं, ट्राइबल इंडिया ज़्यादा उसमें मेजर रोल उनका प्ले होता है। एंड जब ट्राइबल के लाइफ पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा डेडिकेटेड है, उनके हेल्थ के ऊपर बात है, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात है, एंड बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। हम कमिटीज़ पढ़ के रिपोर्ट पढ़ते हैं, केस स्टडीज़ देखते हैं, तो एक क्या है कि फीलिंग भी आती है कि क्या क्या उनके साथ हुआ है। एंड राइट फ्रॉम नॉट फ्रॉम द ब्रिटिश बढ़ती है। यस सर, तो काफ़ी वो उससे भी है ना, अगर आपका उससे कनेक्शन बन गया तो बहुत ज़्यादा वो हेल्पफुल होता है। ऐसा तुमने जैसे बता रहे थे कि तुम्हारे दोस्तों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इस तैयारी में, तो क्या इंपॉर्टेंट रोल रहता है दोस्तों का और मेंटर्स का इस प्रिपरेशन में? जैसे अपन ने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की है पहले भी, मेंस के पहले, तो क्या एक रोल है? क्योंकि कई बार गाइडेंस इज अ मिसिंग पार्ट इन मेनी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन, तो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका पीयर ग्रुप और आपके जो मेंटर्स हैं जो भी आपको गाइडेंस देते हैं, तो उनका क्या एक मेन रोल है इस एग्जाम में? सर सबसे बड़ा बात ये है कि जो अच्छे मेंटर्स एंड जैसे आप सर मिले थे, एंड इफेक्टिव अगर पीयर ग्रुप्स अगर 1-2 ही आपके होंगे, एंड वो भी अगर डेडिकेटेड एंड सीरियस होंगे, तो पहली बात तो आपको यहाँ पे जो बहुत सारी वैरायटीज़ एंड चीज़ें हैं कि ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, उसमें वो आप एक कट शॉट कर लेते हो और आपको वो एक डेडिकेटेड ही पाथ पे चलना होता है। तो वो चीज़ें वो आसान हो जाती हैं कि आप जो है फोमो में नहीं जाते हो, एंड आप जो है एक ही चीज़ को, बेसिक चीज़ को, एसेंशियल चीज़ को बार बार काम करते हो, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। मतलब वो आपको ड्रैग नहीं करे पीछे कि आपको रोज नई चीज़ पूछ रहे हैं और आपको और परेशान कर रहे हैं, जबकि वो साथ बैठ के सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। हाँ, साथ बैठ के एक ही चीज़ कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस ज़्यादा बनता है, एंड जब कुछ गलती होती, मिस्टेक्स होती, तो साथ में बैठ के फिर रेक्टिफाई भी करते हैं। नहीं, उसका फर्क पड़ता है बहुत। Yes, sir. जो आप साथ में करते हैं तैयारी का। यस सर। इस बार क्या इम्प्रूव करना है? इस बार वापस एग्जाम दे रहे हो तुम?
ये सर तो इस बार क्या चेंज करना है स्ट्रैटेजी के अंदर, या क्या चीज़, मतलब क्या चीज़ जो तुम्हें लगता है पिछली बार थोड़ी मिसिंग थी जो अपन इस बार इम्प्रूव करेंगे? सर इस बार तो बेसिकली मैं थोड़े अपने नोट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दूंगा, कंटेंट के ऊपर ध्यान दूंगा, क्वालिटी अच्छी करने की कोशिश करूंगा। एंड उसमें सर आप भी हेल्पफुल रहेंगे ही। एंड उस पर फिर देखते हैं सर, मार्क्स भी अभी आएंगे तो फिर ये तो ज़्यादा बेटर। पता चलेगा कि किस लेवल पे लिखने पे क्या मिलता है यूपीएससी पे, तो उसके हिसाब से सर फिर आगे देखा लेकिन जाएगा। जैसे कई बार होता है कि लोग ये वैल्यू एडिशन और जो कंटेंट इंप्रूवमेंट करने में कई बार एसेंस भूल जाता है, और वो इतना मैकेनिकल हो जाते हैं अपनी आंसर राइटिंग में, और काफ़ी कुछ आने के बावजूद भी उनके कई बार नंबर नहीं आते हैं। ऐसा मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि जितना लोगों की सिंपल अंडरस्टैंडिंग होती है, प्लस ऑफ कोर्स 2-3 आपके जो फैक्ट्स हैं, जो कोई डेटा वेटा है, वो इंपॉर्टेंट है, पर कई बार लोग इस चीज़ को ओवरडू कर देते हैं। तो डू यू फील दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एग्जाम? सर मैंने जो किया था तो बेसिक चीज़ें तो प्रीलिम्स में हम पढ़ते हैं, जैसे पॉलिटी बिल्कुल, पढ़ते हैं, ठीक बात हिस्ट्री है, पढ़ते ठीक है। हैं, तो बेसिक नोट्स तो अपने बने हुए हैं, हाँ। वो बेसिक चीज़ें हैं ही। उनको बार बार, तो मतलब एक ही चीज़ को आप बार बार करेंगे तो आपको बैठ जाएगी एकदम दिमाग। एसेंस हो गया, बेसिक हो गया, जब आप उसको टेस्ट लगाते हैं हाँ, तो उसमें आपको ये मिलते हैं, आपको सजेशंस मिलते हैं, तो आप उसके सोल्यूशन से भी उसमें एडिशन कर सकते हैं। नहीं, एंड दूसरी चीज़, अब तो सर एआई आ गया, तो उसमें भी और अच्छे से चीज़ें समझ सकते हैं। बिल्कुल सिंप्लीफाई करने में तो उससे बेटर कोई चीज़। यस सर, तो वहाँ से चीज़ें और अच्छे से हो सकती हैं। एंड उसमें वैल्यू एडिशंस जो उसके आंसर्स रहते हैं, वहाँ से वो हो सकते हैं, तो इससे क्या है, काम भी आसान होगा और बेसिक चीज़ें छूटेंगे भी नहीं। यस सर। इंटरव्यू की प्रिपरेशन के टाइम पे अपनी काफ़ी बात हुई थी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का चल रहा था कि सरस्वती वाला बोले यार ये बोले, तो कई बार हमारा इंटरव्यू की एक अलग एक्सपीरियंस होता है, तो उससे पहले अपन इतना एंटिसिपेट करते हैं क्या पूछेगा, एंड वी आर नेवर श्योर कि क्या आ जाएगा एग्जाम इंटरव्यू के क्वेश्चंस में। हाउ वाज योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस? क्या आपको लगा कि अच्छा था, और क्या आपको लगा कि यार ये मुझे समझ में नहीं आया थोड़ा सा, या मुझे थोड़ा सा टेंशन दिया इस चीज़ ने? सर डेफिनेटली, जैसे लोगों के मार्क्स आते हैं लास्ट ईयर देख करके, ट्रांसक्रिप्ट्स के क्वेश्चंस हम लोग पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि इंटरव्यू अनप्रेडिक्टेबल बहुत है, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बट हाँ, जो हमारा डैफ होता है, उस पर जो कीवर्ड्स होते हैं, वो हमारा एक सिलेबस टाइप का होता है। अगर उस पर कर ले, अच्छे मेंटोर से मिले, जैसे आपसे भी सर मिला था, तो क्वेश्चंस अगर वहाँ से जो प्रेडिक्टेबल हैं, उसको अगर अच्छे से काम कर लिया जाए, और जो बेसिक न्यूज़पेपर रीडिंग है वो तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड जो करंट अफेयर्स में चीज़ें चल रही हैं उतना बेसिक कर सकते हैं। बाद बाकी इतना भी करने के बाद जो क्वेश्चंस अगर कुछ अननोन भी आ जाते हैं तो हैंडल हो सकते हैं, नहीं भी होते हैं तो सॉरी कहने में कोई ये नहीं है सर, तो वो मुझे लगता है सर। तो जो लोग एंथ्रोपोलॉजी चूज करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या सजेशन है आपका? सर जो लोग एंथ्रोपोलॉजी चूज़ करना चाह रहे हैं, पहली बात तो सर के वीडियोस देखें और समझें कि कैसे है एंथ्रोपोलॉजी। और एंथ्रोपोलॉजी बहुत एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको जब अगर दिल से पढ़ा जाए तो ये आपके साथ कनेक्ट करेगी, और कनेक्ट करेगी तो अगर आप वैसे हो तो ये इट विल मेक यू अ गुड ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। एंड अगर एग्ज़ाम में वो आपको रिवॉर्ड भी उतना ही करती है, तो ये एंथ्रोपोलॉजी का मुझे ऐसा लगता है। बट इट डिमांड लॉट्स ऑफ एफर्ट फॉर एंड रेस्पेक्ट फॉर द एंथ्रोपोलॉजी। रेस्पेक्ट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। वेरी गुड। अभी प्रीलिम्स आने वाला है वापस से, एंड यू आर ऑल्सो अपीयरिंग द प्रीलिम्स। तो लोगों के अंदर एक फोबिया है प्रीलिम्स का कि यार प्रीलिम्स में क्या होगा, एंड राइटली सो, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम भी ऐसा है, नेचर भी ऐसा है। व्हाट इज योर सजेशन टू द व्यूअर्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो कि प्रीलिम्स कैसे उनको हैंडल करना चाहिए? सर जैसे मेरा 2 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हुआ था, तो मैंने 3rd अटेम्प्ट में ये रियलाइज़ किया कि मैंने क्या गलती की। तो जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक किताबें हैं, इधर के नोट्स नहीं, किसी शॉर्ट नोट्स पे नहीं, जो बेसिक किताबें हैं, यस सर, जो उसके मेरे नोट्स बने थे या मैंने बनाए, उसको मैंने अच्छे से रिवाइज किया ताकि सिली मिस्टेक्स कम हो। वहाँ पे इजी क्वेश्चंस ही आपको वहाँ पे कट ऑफ क्लियर करवाते हैं, टफ नहीं करवाते हैं। तो उसको मैं गलती ना करूं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है तो एरर होगा, ठीक है, लेकिन उसको जितना कम कर लें प्रैक्टिस से मिनिमाइज ज़्यादा है। एंड दूसरी बात, जो 30-35 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाते हैं, फिर 30-35 क्वेश्चन आप जो है, जो आपकी नॉलेज आपकी गेन हुई, जो आपने गेन, उसमें फिर जो है आप उसमें लॉजिक एंड अपने अंडरस्टैंडिंग से फिर उसको सॉल्व करते हैं। एंड PYQs इसमें आपको काफ़ी हेल्प करेगा। एंड फिर उससे पता चलता है कि एग्जामिनर किस माइंडसेट से क्वेश्चन सेट करता है, तो उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा, वो टाइम लगता है सर उसमें। एंड यही चीज़ करेंगे अगर, तो एग्जाम हॉल में भी बैठेंगे तो लगेगा वैसे ही कर। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी अच्छा इंसाइट है, क्योंकि जनरली क्या होता है, लोग परेशान रहते हैं और वो
कुछ ऐसा मटेरियल ढूंढ रहे होते हैं कि बस ये पढ़ के मैं पास हो जाऊँ, तो वो आई थिंक वो वर्क करता नहीं है एग्जाम में. ठीक है. So I think it was a really insightful conversation with Aniket, and I hope he further gets rank in next year's examination in top 100. But it's truly a motivation for everybody who has watched this video. His journey has been really inspiring. The way in which he has handled anthropology, and with a very clear-headed mind, he has prepared for this examination without looking at the negative side of the examination, because everybody is mostly concerned about the uncertainty कि कितना unpredictable एग्जाम है. वो तो सभी के लिए है. उस चीज़ को भी काउंटर करके कैसे अनिकेत ने बिल्कुल क्लियर फोकस के साथ में प्रिपरेशन की, आई थिंक वो मैटर करता है लास्ट में सक्सेस में. मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई हो. स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन.